नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई अहम बैठक। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से मौजूद रहने का किया आग्रह। दिल्ली में आज से शुरू होगा रेखा सरकार का बजट सत्र। डीटीसी के कामकाज पर पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। सदन में हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी। हीरानगर में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस वार्ता। हर जिले में 3 दिन तक सरकार की उपलब्धियां बताएंगे मंत्री। और दक्षिण कोरिया की अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक सू के खिलाफ संसद के महाभियोग को किया खारिज। कोर्ट ने शक्तियों को बहाल करने का सुनाया फैसला। और आइए अब शुरुआत करते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीशों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की रूपरेखा बनाने के लिए आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई है। सभापति ने अपनी बैठक में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से उपस्थित रहने का आग्रह किया है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित मीडिया में आई खबरों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मसले पर चर्चा होनी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है और इसी कड़ी में आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा वित्त विधेयक 2025 विचार और पारित करने के प्रस्ताव रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये प्रस्ताव रखेंगी और इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। और दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आज सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के बारे में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज विधानसभा में पेश होगा जिसमें लोगों की आय और सुविधाओं के बारे में लेखा जोखा होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी। वित्त विभाग सीएम के पास है। बजट में इस वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे का ब्यौरा होगा। सत्र के दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी और इन पर निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार को वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहल के विश्लेषण के लिए विस्तृत विचार विमर्श होगा। प्रस्तावित बजट सदन में बृहस्पतिवार को पारित किया जाएगा। और डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट जिससे आम आदमी पार्टी की पोल खुलेगी। डीटीसी का 60,750 करोड़ रुपए का कर्ज है और 2015 से 16 में इसका कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए है जो कि एक बड़े आंकड़े को पेश करता है। 2021 से 22 पर अगर नजर डालें तो जो कुल घाटा है वो 60,750 करोड़ रुपए पुरानी बसों का संचालन और रोज खराब होना एक बड़ी चुनौतियों में से है। तो 2021 से 22 में जो कुल घाटा हुआ वो 60,750 रुपए के और पुरानी बसों का जो संचालन है वो रोज खराब होना, इस तरह की जो स्थितियां थी, ये बड़ी रिपोर्ट जो सीएजी में है उसके तौर पर सामने आएगा। बड़ी चुनौतियों में से एक है पुराना बेड़ा। तो डीटीसी पर जो सीएजी की रिपोर्ट है उससे आम आदमी पार्टी की पोल खुलेगी। मार्च 2022 तक 3,937 बसों का संचालन
और इसके अलावा बार बार ब्रेकडाउन ने दैनिक आवागमन से भरोसा खत्म किया। तो ये आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। बेड़े विस्तार के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। जो तमाम लूप होल्स देखने को मिले थे डीटीसी पर, अब ये सीएजी रिपोर्ट में इस बात के बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। उपलब्ध धन के बावजूद बेड़े का विस्तार करने में विफलता हासिल हुई थी और ये सब जो लूप होल्स थे, ये तमाम नाकामियां आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में नजर आई हैं। 233 करोड़ रुपए होने के बावजूद 2022 में 300 नई बसें खरीदी गई और ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो इस सीएजी रिपोर्ट में निकलती हुई नजर आ रही है। निर्णय और विनिर्देशों पर स्पष्टता की कमी साफ तौर पर देखने को मिली। 2009 से किराया बढ़ाने में वित्तीय संघर्ष भी नजर आया और ये तमाम जो फेलियर्स थे ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी में नजर आए थे। जरूरत के बावजूद किराया वृद्धि को मंजूरी नहीं मिली। तो इस तरह की जो तमाम रूपरेखा थी वो आम आदमी पार्टी में किस तरह से रखी गई और इसी को लेकर ये सीएजी रिपोर्ट में बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के कारण जो बोझ है वो और ज्यादा बढ़ता गया। अकुशल मार्ग नियोजन से अरबों का नुकसान हुआ और ये सारा भार जो आया वो दिल्ली और दिल्ली वासियों पर आया। तो इस रिपोर्ट के जरिए इस बात का बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा। डीटीसी की रूट प्लानिंग से जो खर्च है उसको भी बढ़ा दिया गया। तो ये साफ तौर पर जो बड़ी बातें हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए निकलती हुई नजर आएंगी। टिकटिंग और निगरानी को आधुनिक बनाने में विफलता इस सरकार की साफ तौर पर नजर आई और जिससे आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो एक बार फिर से खुलती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई और ये रिपोर्ट जो सीएजी की है वो डीटीसी को लेकर है जो साफ तौर पर नजर आ रही है और इसमें बड़े खुलासे लगातार देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ पर एक नर्सरी में छिपे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से रविवार को घेर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शाम में आधे घंटे से अधिक समय तक भीषण गोलीबारी हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। तलाशी के बाद सानियाल गांव के पौधशाला में शाम को तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ये गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मौके पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। नर्सरी के चारों ओर घेराबंदी मजबूत कर दी गई है और आतंकवादियों को ढेर करने का प्रयास जारी है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुदूर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कल एक बड़े आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए वहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा सांगला के पास सरबारा में संयुक्त अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया। हथियारों में 3 AK असॉल्ट राइफल, 23 मैगजीन, 922 राउंड, 7 ग्रेनेड, 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 घड़ीनुमा टाइमर मैकेनिज्म, 19 डेटोनेटर, 3 मीटर कॉर्टेक्स, एक 4 इंच का सिलेंडर, एक कॉम्बैट ड्रेस, 10 सेंटीमीटर का सेफ्टी फ्यूज और 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने आईईडी, ग्रेनेड, डेटोनेटर, टाइमर डिवाइस, कॉर्टेक्स और सेफ्टी फ्यूज को मौके पर ही नष्ट कर दिया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पूरे प्रदेश में बीजेपी जश्न मनाने वाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी जिलों में 3 दिवसीय जिला विकास उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फितर, बैसाखी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण पर्व त्योहार के मद्देनजर अधिकारियों से चौकसी बनाए रखने को कहा है।
उन्होंने अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित ना हो। संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने और पुलिस की गश्ती बढ़ाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व त्योहार के मौके पर स्वास्थ्य सहित सभी तरह की आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड में रखा जाए। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25 से 27 मार्च तक कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की ओर से उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया। एक तरफ मुंबई पुलिस ने सोमवार को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर ही एमआईडीसी पुलिस ने सोमवार की सुबह कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें 353(1)(b) सार्वजनिक शरारत के लिए बयान और 356(2) मानहानि शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना युवा सेना शिंदे गुट के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ कल हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की थी। इस होटल में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें गद्दार बोला था। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर पार्टी हमलावर है। उनके सांसद नरेश महास्के ने कुणाल कामरा से माफी मांगने के लिए कहा है और साथ ही बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है। इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। ये थीम तपेदिक उन्मूलन के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा करने और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवा प्रतिरोधी टीबी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होने का अवसर देती है।
एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। इंडिया में जितने इंडियंस हैं, उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This is my अनदेखा, अनसुना, Unbelievable India. This is my favorite designer wear वाला India. my सख्त एनर्जी हीरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say, for the record. This is my India. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज विश्व टीबी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे भी सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24 लाख लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने,
टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय। ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं असम में मादक पदार्थों की तस्करी पर असम पुलिस ने शिकंजा कसा है। असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर पुलिस ने एक घर में मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया और 8000 याबा टैबलेट जब्त किए, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। जब्त किए गए टैबलेट को पड़ोसी राज्य से तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाना था। इस सिलसिले में 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने देश के प्रधानमंत्री हान डक सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया और देश के दूसरे नंबर के नेता को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है। पिछले साल दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के कारण यून के खिलाफ नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद हान कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। देश में मार्शल लॉ लागू किए जाने के कारण एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। विपक्षी सांसदों के साथ राजनीतिक संघर्ष के बाद सदन में दिसंबर के अंत में हान के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया। संवैधानिक अदालत ने कहा कि उसने हान के खिलाफ महाभियोग को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन यून के खिलाफ महाभियोग पर अभी फैसला आना बाकी है। अगर अदालत यून के खिलाफ महाभियोग को बरकरार रखती है तो दक्षिण कोरिया को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो यून को पद पर बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद की शक्तियां वापस मिल जाएंगी। तुर्की की एक अदालत ने कल राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा लंबित रहने तक जेल में डाल दिया। इसके बाद तुर्की में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इमामोग्लू को जेल भेजने की कार्रवाई को राजनीतिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए आलोचना की गई। इमामोग्लू की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों हजारों लोग इस्तांबुल की सड़कों पर उतरे और अन्य शहरों विशेषकर अंकारा और इज़मिर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्तांबुल में पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर मिर्च स्प्रे किया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर तुर्की के 81 प्रांतों में से कम 55 या देश के 2/3 से अधिक जगहों में रैलियां हुई। इजराइल की सेना ने कल दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया और हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य इस्माइल बरहूम और 4 अन्य फिलिस्तीनियों को मार गिराया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इजरायली ड्रोन ने परिसर की आपातकालीन इमारत की दूसरी मंजिल को निशाना बनाया। इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम की संशोधित शर्तों पर सहमत होने से इनकार करने का आरोप लगाते हुए पिछले सप्ताह गाजा में हवाई और जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान में ऑपरेशन करने वाली उसकी एक टुकड़ी गाजा में संभावित गतिविधि के लिए तैयारियां कर रही है। सेना ने बयान में कहा कि स्थिति के आकलन के बाद 36वें डिवीजन ने दक्षिणी कमान में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेना ने खेत में उतारे गए टैंकों का वीडियो जारी किया। कनाडा में आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और उनके प्रतिद्वंदी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ट्रंप की ओर से कनाडा की संप्रभुता को पैदा किए गए खतरे और व्यापार युद्ध की आशंका की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं ने यह बयान दिया है। कार्नी ने घोषणा की है कि 28 अप्रैल को मतदान से पहले 5 सप्ताह तक चुनाव प्रचार अभियान चलेगा। कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि कनाडा वास्तव में कोई देश नहीं है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि अमेरिका हमारा मालिक बन सके। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लिबरल पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि कार्नी पहली बार संसद सदस्य के रूप में बनने के लिए ओटावा के उपनगरीय क्षेत्र नेपियन से चुनाव लड़ेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स की 343 सीट या जिलों के लिए चुनाव प्रचार 37 दिन तक चलेगा। बोलीविया के एल ऑल्टो में अचानक ओला गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलवायु परिवर्तन के कारण खराब मौसम के कारण निवासियों और दुकानदारों को आश्रय की तलाशी करनी पड़ी और
दुकानों और स्टॉल से ओले हटाने पड़े। रक्षा मंत्री एडमंडो नोविलो ने घोषणा की कि अप्रैल तक भारी बारिश जारी रहेगी। आमतौर पर बोलीविया में बारिश का मौसम मार्च तक रहता है। हालांकि बोलीविया के मौसम विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट ने इस असाधारण बारिश के मौसम को समझाने के लिए वर्तमान जलवायु परिवर्तनों की ओर इशारा किया। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।